Assalamu alaikum students. The chapter which we are going to start today is organic chemistry, chapter 11 of your book. And according to reduced syllabus, the first topic is organic compounds. So basically, what are organic compounds? Organic compounds are generally any chemical compounds that contain carbon and hydrogen in them. मतलब आपके वो तमाम compounds जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं शैम्पूज़, गैसोलीन, परफ्यूम्स, ड्रग्स, इन सब में जो है कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कंपाउंड्स हमारी रोज़ाना की रूटीन में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं और सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल ये है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। आपने सुना होगा हम ग्लूकोज हमारी बॉडी में मौजूद होता है, तो ग्लूकोज, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर देखा जाए तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हों, उसके अंदर ऑक्सीजन, उसके अलावा सल्फ़र, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा हेलोजन्स की सब्स्टिट्यूशन होती है। हेलोजन्स आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं पे सब्स्टिट्यूट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमें नाम से पता चल रहा है कि कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो मौजूद है, वो और उनके डेरिवेटिव्स यानी उनसे जो और कंपाउंड्स ड्राइव हो रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डाइवर्सिटी हम कहते हैं कि वैरायटी को, ठीक है, मतलब क्या वैरायटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसके अलावा मैग्नीट्यूड होता है साइज़, मतलब किस रेंज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं या उनकी क्या वैरायटी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन की वैलेंसी के बारे में, ठीक है। वैलेंसी होता है कि आपका कोई भी एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इस वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और इस तरह से 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इसके अलावा अगर हम कार्बन की डाइवर्सिटी की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी इस वजह से है कि आप जो कार्बन एटम है उसके पास एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, ठीक है। और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन का मतलब है लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक करते जाते हैं और लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। इसलिए जो आप कह सकते हैं कि कार्बन की बहुत लंबी लंबी चेन्स मौजूद हैं, मतलब कार्बन 18, 22 अप टू सो ऑन, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लंबी लंबी चेन्स होती हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड। Okay, students, it is said that there is no limit to the number of different structures that carbon atom can form। और ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है ये कार्बन में सबसे अच्छी मौजूद है, मतलब इसके कंपैरिजन में और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कार्बन जैसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता हो। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जी, कार्बन के अलावा इन्होंने सिलिकॉन की बात की है, ठीक है। सिलिकॉन भी जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन अगेन वही बात है कि कार्बन जैसी अच्छी वो उस तरह से लंबी चेन्स नहीं बना सकता जैसा कार्बन शो करता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि कार्बन चेन्स में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब क्या कि इन्फिनिट नंबर इसमें मौजूद होता है, हम उनको इवन काउंट भी नहीं कर सकते कि वो इन्फिनिट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइन होते जाते हैं और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स वो बनाते जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की आइसोमेरिज्म की, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। सो बेसिकली व्हाट आइसोमेरिज्म इज़ जी, तो आइसोमेरिज्म इज़ डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका क्या मतलब है कि आपके कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनका सेम होता है, मतलब कार्बन नंबर सेम है उनका, हाइड्रोजन नंबर सेम है, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क होता है, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन के जब एटम्स की अरेंजमेंट या उनका स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो इसकी वजह से उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये आपकी बुक में यहाँ पे बोल्ड में डेफिनेशन गिवन है, आप लोग यहीं से तैयार करेंगे डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की भी और आइसोमर्स की भी। नेक्स्ट उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर ब्यूटेन की और पेंटेन की, ठीक है। तो ब्यूटेन
ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। और अगर वो एक स्ट्रेट चेन में मौजूद है, मतलब कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, तो वो एन ब्यूटेन कहलाएगा। मतलब एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरह से अगर हम एक कार्बन एटम को यहाँ से टर्मिनल से हटा लें, ठीक है, और उसे यहाँ पे सेकंड कार्बन पे या थर्ड कार्बन पे कहीं पे भी, यहाँ पे ये सेकंड कार्बन पे अटैच है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फोर्थ कार्बन को उतार के सेकंड कार्बन पे अटैच कर दिया, मतलब हमने ब्रांचिंग करवा दी। तो ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन कहलाएगा। तो अब देखें इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन नंबर सेम है, दोनों में 4 कार्बन है, हाइड्रोजन नंबर भी सेम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क है, इनकी अरेंजमेंट में, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। एक हमें स्ट्रेट चेन में गिवन था और एक जो है उसमें ब्रांचिंग होगी, इस वजह से वो आइसोब्यूटेन कहला रहा है। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, पेंटेन की एग्जांपल डिस्कस की हुई है। तो पेंटेन अगर हम देखें तो पेंटेन क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर 5 कार्बन मौजूद हैं वो पेंटेन कहलाता है। और सिमिलरली अगर वो एक स्ट्रेट चेन में मौजूद है तो वो एन पेंटेन है, मतलब नॉर्मल पेंटेन। अब अगर उसमें ब्रांचिंग हो जाती है तो आइसोपेंटेन कहलाता है, और इसका एक और आइसोमर आ जाता है नियोपेंटेन। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होते जाते हैं उसी तरह से इनके आइसोमर्स की अमाउंट भी ज़्यादा होती जाती है। ब्यूटेन में आपने देखा कि ब्यूटेन में 4 कार्बन थी तो इसके 2 आइसोमर्स थे। पेंटेन में 5 कार्बन हैं तो इसके 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है। और आइसोमेरिज्म का फिनोमेना स्टार्ट ही ब्यूटेन से होता है। मतलब प्रोपेन्स जो हैं वो आपको आइसोमेरिज्म का फिनोमेना नहीं शो करवाते, आइसोमेरिज्म ब्यूटेन से शुरू होता है। तो पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। इसी तरह अब हेक्सेन है अगर, तो उसके कितने आइसोमर्स होंगे, 5 आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं बॉन्डिंग के, कार्बन के अंदर कितने बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं या कार्बन एक टाइम पे कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा दूसरे मुख्तलिफ एटम्स के साथ, ठीक है। लेकिन क्या कार्बन अपने साथ भी, मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। और ये नहीं कि सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है बल्कि मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने आपको बताया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है और नाइट्रोजन वगैरह के साथ भी वो मल्टीपल बॉन्डिंग करवा सकता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी वजह से जितने भी कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, उसमें से 95% जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब उसमें कार्बन का मौजूद होना लाजमी होता है। और नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जब किसी कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये आप लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक भी। जैसे अल्कोहल्स की अगर हम बात करते हैं, अल्कोहल्स हैं, उसके अलावा एस्टर्स हैं, तो ये सब क्या है कि एक ग्रुप ऐसा लग जाता है इनके पास के वो क्या करता है, पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होने की वजह से, इसके अलावा कैटिनेशन की वजह से, आइसोमेरिज्म की वजह से और मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से कार्बन कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और मैग्नीट्यूड इनका बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। बुक से रीड करें आप लोग, कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं।